और अब खबरों पर विस्तार से नजर डाल लेते हैं और सबसे पहले बड़ी खबर लखीसराय से आपको बता दें, जहां दो अलग अलग मामलों में दो की हत्या की खबर है। मेहमदपुर गांव में जमीनी विवाद में युवक की हत्या की गई है। मेदनी चौकी के बिंद टोली में भाई ने भाई की हत्या की। घास काटने के विवाद में पीट कर हत्या हुई है। राकेश हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। राकेश, लखीसराय में दो अलग मामले में दो की हत्या की खबर आ रही है, क्या कुछ पूरा मामला है और पुलिस क्या कुछ बता रही है, बताइए। देखिए, देर रात की घटना एक मेदनी चौकी थाना क्षेत्र के मेहमदपुर गांव की घटना है, जहाँ की घास काटने लेकर विवाद हुई थी और भाई ने भाई की हत्या लाठी डंडे से पीट कर दी। और दूसरी घटना जो है सुजगढ़ा थाना क्षेत्र की है, जहाँ आपसी विवाद में जमकर मारपीट हुआ। इस दौरान एक व्यक्ति को छुरा मार दिया गया है, जिससे उसकी इलाज के दौरान सदर अस्पताल में मौत हो गई थी और एक रूप से घायल था, जिसे बेहतर इलाज के लिए भेजा गया सुकन्या। अभी पुलिस यहाँ मौके पे पहुंची है, दोनों दबाया जा रहा है। जी चलिए राकेश, नजर बना के रखिए। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। 2019 के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन महागठबंधन में सीटों का पेच अभी भी बरकरार है। दावेदारी के बीच लेफ्ट पार्टियां यहां तक कहने लगी हैं कि अब देरी से नुकसान हो सकता है। – 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन अभी भी महागठबंधन में सीटों का पेच बरकरार है। लेफ्ट लगातार सीटों पर दावेदारी दे रहा है, लेकिन अब तक महागठबंधन में सीटों को लेकर कुछ भी साफ नहीं है, लिहाजा अब नुकसान की आशंका सताने लगी है। समय बहुत नहीं है और जल्द एक बात हो जानी चाहिए। गठबंधन अगर बन सकता है एक सही ढंग से तो बने, और नहीं तो अगर यूपी में जैसे अलग अलग ढंग से लोग लड़ रहे हैं, तो बिहार में भी अगर अलग अलग लड़ना चाहे कोई आपत्ति नहीं। दरअसल सीपीआईएमएल की डिमांड आरा, सिवान, काराकाट, जहानाबाद, वाल्मीकि नगर और पाटलिपुत्रा है, जबकि सीपीआई की डिमांड है बेगूसराय, मधुबनी, मोतिहारी, खगड़िया, बांका और गया, जिसमें बेगूसराय सीट पर कन्हैया के नाम का ऐलान पार्टी ने पहले ही कर दिया है। वहीं सीपीआईएम की मांग उजियारपुर सीट को लेकर है। इसमें हमारी पार्टी का, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का शुरू से ही रहा है कि उजियारपुर सीट हम हर हालत में लड़ना चाहते हैं, और हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड सीताराम येचुरी लालू यादव से भी बातचीत किया है, और हमको लगता है कि अब ये निर्णय हो जाना चाहिए और हमको उम्मीद है। सीपीआई ने साफ किया है कि उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को मात देना है। सम्मानपूर्ण समझौता होगा तो हम लोग मोर्चा बना के निश्चित रूप से चाहते हैं। भाजपा को हराना है तो लेफ्ट डेमोक्रेटिक सेक्युलर फोर्सेस का मोर्चा बनाना है, और तभी हम इसको हरा सकते हैं। चुनाव में बस चंद दिन बाकी हैं, लिहाजा अब अगर फाइट का फाइनल फार्मूला सामने नहीं आया तो बीजेपी के खिलाफ लड़ने वालों की दिक्कत बढ़ सकती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से ज्योति मिश्रा की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव 2019 का बिगुल बज गया है। इसके साथ ही सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। सभी दलों की कोशिश जनता को अपने पाले में करने की है। पाकिस्तान में इंडियन एयरफोर्स की एयर स्ट्राइक के बाद एनडीए और पीएम मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ा है, जिसने विरोधियों की नींद उड़ा दी है। लोकसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही सभी पार्टियां सियासी समर में एक दूसरे को मात देने की कोशिशों में जुट गई है। हर पार्टी यही जुगत में लगी हुई है कि वो वोटरों की पहली पसंद बने, जिसमें एनडीए बाजी मारती दिख रही है। एयर स्ट्राइक के बाद एनडीए की लोकप्रियता का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। सेना के पराक्रम पर सवाल उठाने से रुकी कांग्रेस छोड़ने वाले नेता विनोद शर्मा भी यही मानते हैं। जब हमारे जैसे लोगों को बुरा लग रहा है तो आम जनता को तो निश्चित, और आम जनता के दबाव में हमको सोचना पड़ता है, कार्यकर्ताओं को सोचना पड़ता है, नेताओं को सोचना पड़ता है। भले ही बड़े नेता आंख पर पट्टी बांध ले, उससे तो सच्चाई नहीं छुप सकती।
मतलब एनडीए की तरफ नेताओं का रुझान हुआ है एयर स्ट्राइक के बाद? निश्चित रूप से होता ही है, कोई नई बात नहीं है। जो एनडीए हो चाहे हमारा महागठबंधन होता उस समय, वो भी हम भी करते सरकार में, मनमोहन सिंह जी भी करते तो अभी तक फायदा मिलते रहता। नहीं कर पाए हम, आश्चर्यजनक बात। एनडीए और पीएम मोदी की लोकप्रियता बढ़ने से जहां बीजेपी गदगद है, वहीं कांग्रेस तिलमिला गई है। साथ ही बीजेपी पर तंज कस रही है। जिस तरीका से कांग्रेस पार्टी के नेता या अन्य नेता सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़ा करना, एयर स्ट्राइक पे सवाल खड़ा करना, सबूत मांगना, ये न देश की जनता को पसंद आ रहा है और न राष्ट्रभक्त नेताओं को पसंद आ रहा है। तो जिनके अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना प्रबल होगी वो पार्टी से ऊपर सोचेंगे और स्वाभाविक है वैसे लोग कांग्रेस से, बाकी दलों से किनारा लेकर के देश हित में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आना चाहते हैं। उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ही देश की असली लड़ाई लड़ रहे हैं, देश की हित की लड़ाई लड़ रहे हैं। इतना बड़ा बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक कांग्रेस ने किया है तो उसकी तुलना में तो इस बार का सर्जिकल स्ट्राइक बहुत छोटा था। तो यह भारतीय जनता पार्टी चुनाव के समय में भ्रम फैलाने की कोशिश करके कांग्रेस को कटघरे में कराना चाहती है, लेकिन देश की जनता उनके इरादों को भांप गई है और उनके झांसे में नहीं आने वाली है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एयर स्ट्राइक ने एनडीए को फ्रंट फुट बना दिया, लेकिन सभी मायनों में एनडीए को इसका कितना फायदा मिलता है ये तो चुनाव के बाद ही सामने आ पाएगा। पटना से साकेत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल, क्या राष्ट्रवाद के नाम पर यादव वोटरों का रुझान बीजेपी की तरफ होगा? क्योंकि बीजेपी ने बिहार में 2014 के बाद से ही मिशन यादव पर काम करना शुरू कर दिया था। तो क्या इस बार टूटेगा लालू का ट्रेडिशनल वोट बैंक? इसकी पड़ताल करती हमारी ये रिपोर्ट देखिए। लालू जी ने और लालू जी के परिवार ने जो आज दावा ठोकते हैं कि मैंने माई समीकरण के लिए बहुत कुछ किया हूँ, मैं स्पष्ट रूप से बताता हूँ कि यादवों के लिए तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं। अब तक ये साफ हो चुका है कि बीजेपी इस बार विकास के साथ साथ राष्ट्रवाद बनाम आतंकवाद का मुद्दा लेकर चुनावी महासमर में उतर रही है। इसके साथ ही बिहार में बीजेपी की नजर पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग के साथ साथ आरजेडी के यादव वोट बैंक पर भी है। कानूनी पेचीदगियों में फंसे लालू परिवार का फायदा उठाकर बीजेपी चुपचाप मिशन यादव पर काम कर रही है। बीजेपी का दावा है कि इस बार 50% से ज्यादा यादवों का आरजेडी से मोहभंग हो चुका है। उनको मालूम है कि लोगों ने केवल जात के नाम पर उनको भावनात्मक रूप से जोड़ने का काम किया था, लेकिन केवल परिवार तक वो सीमित रहे, समाज की चिंता वो लोगों ने नहीं की। तो निश्चित रूप से समाज भी आज उनकी चिंता के लिए तैयार नहीं है। जबकि आरजेडी का दावा है कि उनका एमवाई समीकरण पूरी तरह इंटैक्ट है। यादव गुट के बारे में जो कह रहे हैं कि 40% टूट रहा है, यह कतई नहीं हो सकता। हम सभी जात धर्मों के लोगों को जोड़ने का काम करते हैं और उनका आशीर्वाद लेने का काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी दिग्भ्रमित करके और धोखा देकर वोट लेने का काम करता है, जो कि कतई अब बिहार में और देश में नहीं होने वाला है। वहीं समाज के एक वर्ग का मानना है कि सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद पीएम मोदी ने जो कदम उठाए हैं उससे न सिर्फ विश्व में भारत की शक्ति का लोहा माना जाने लगा है, खासकर युवाओं के बीच नरेंद्र मोदी की लहर 2014 की तरह ही हो चुकी है। इन सब के बावजूद बिहार में जातिवाद का मुद्दा हावी है। देश में जाति इत्यादि पर के आधार पर जो विभाजन है वो भी एक सच्चाई है और युवा वर्ग उससे अछूता तो होता नहीं है। वो कहाँ तक उससे कट पाता है। जैसे हम लोग बिहार की ही अगर हम लोग बात करें तो जो समुदाय मान लीजिए राजद का वोटर है, उनके युवा कहाँ तक इस चीज़ से प्रभावित होकर अपना वोटिंग प्रेफरेंस बदलते हैं, ये बड़ा मायने रखेगा। कहते हैं कि वक्त के साथ परिस्थिति और सोच दोनों बदल जाती है। अब देखना यह है कि 2019 के महापर्व में जातिवाद हावी होता है या फिर राष्ट्रवाद की लहर चलती है। कैमरामैन कृष्णा के साथ नीलकमल, न्यूज़ 18 पटना। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजते ही बिहार में सियासी दलों में जुबानी जंग तेज हो गई है। आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बढ़ गए। वहीं सिद्दीकी के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। बंटवारे के टाइम में जो माहौल बना था उससे बदतर माहौल जो है इस बार की
केंद्र सरकार ने खास तौर पे मुसलमानों के लिए बना दी है कि हमने ही गुलशन को खूनों से सींचा, हमारे ही फसाने में हमारा नाम नहीं है। मुझे लगता है कि वो भी माइनॉरिटी फोबिया से ग्रसित हो गए, या फिर ऐसा प्रतीत होता है कि वो एक फियर साइकोसिस माइनॉरिटी कम्युनिटी के भीतर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पता है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार के अंतर्गत इस 5 सालों में जिस तरीके से माइनॉरिटीज़ को या फिर आम गरीबों को एम्पावर करने की कोशिश की गई लोक कल्याणकारी योजनाओं से, वो अपने आप में काफ़ी कमेंडेबल है। लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही निर्वाचन विभाग और प्रशासन एक्टिव है। आयोग के फरमान पर 24 घंटे के अंदर राजनीतिक दलों के लगे बैनर पोस्टर को हटाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। सोमवार की सुबह मान्यता प्राप्त 11 राजनीतिक दलों के साथ बैठक हुई। उन्हें भी आदर्श आचार संहिता आदि की जानकारी दी गई। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि मतदान के लिए वोटर स्लिप के साथ साथ एक पहचान पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। बूथ पर अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज है, पेयजल है, शौचालय है और शेड भी होगा। पिछले लोकसभा चुनाव में भी आपको याद होगा सभी मतदान केंद्रों पर शेड लगाए गए थे। ऐसी व्यवस्थाएं होंगी और वोटरों को कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई स्पेसिफिक कलर नहीं रखा जाएगा। आदर्श बूथ का कलर पिंक तब भी नहीं होता था। 100% जो महिला बूथ होते थे उनका कलर पिंक होता था, लेकिन अब वो नहीं रहेगा। चुनाव को निष्पक्ष ढंग से पूरा कराने के लिए चुनाव आयोग ने कई सख्त कदम उठाए हैं। कई ऐसे निर्देश राजनीतिक दलों को दिए गए जो परेशानी बढ़ाने वाले हैं। 2019 लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में जितनी सक्रियता है, चुनाव आयोग भी उतना ही सक्रिय है। कभी पूर्णिया का गौरव माना जाने वाला ऐतिहासिक सरकारी पुस्तकालय बीते कई सालों से बदहाली का दंश झेल रहा है। लाइब्रेरी में रखी बेशकीमती और दुर्लभ किताबें धूल फांक रही हैं। लाइब्रेरी का अस्तित्व संकट में है। ऐसे में इसे सहेजने की जरूरत है। रिपोर्ट देखिए। बोरे में बंद और बिखरी हुई किताबें पूर्णिया के जिला राज्य पुस्तकालय की बदहाली को बयां कर रही हैं। 1952 में स्थापित इस पुस्तकालय में कभी महान विभूतियों का जमावड़ा होता था, वहीं आज वीरानी छाई हुई है। बजट के अभाव में ये लाइब्रेरी मूलभूत सुविधाओं की कमी से जूझ रही है। यहाँ तक कि लाइब्रेरी में बिजली तक की सुविधा नहीं है। इसका इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है। यहाँ बहुत ही बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े विद्वान, फर्नीचर नाथ रेणु, सुधांशु जी वगैरह आते थे। उनसे इस पुस्तकालय का भी मान बढ़ा हुआ था और उन लोगों को भी जो साहित्यिक क्षेत्र में जो आवश्यकता होती तो वो यहाँ से प्राप्त करते थे। लेकिन वर्तमान में ये सरकारी उदासीनता का शिकार है। यहाँ पर पिछले कई सालों से अस्थायी लाइब्रेरियन की नियुक्ति नहीं हो पाई है। लाइब्रेरी में आज भी 10,000 से ज्यादा पुस्तकें हैं, लेकिन बीते 5 साल से यहाँ एक भी स्थायी स्टाफ नहीं है। पुस्तकालय एक रिटायर्ड कर्मचारी के रहमो करम पर सांसें ले रहा है। हम 15 के मई में हम रिटायर कर गए हैं। डीओ और डीडी के कहने पर हम सहयोग दे रहे हैं। अभी तक यहाँ 5 पोस्ट है। 5 पोस्ट में प्यून 96 में रिटायर कर गए। लाइब्रेरियन जो थे 2004 में रिटायर किए। हम बुक वेंडर जो हैं 15 के मई में रिटायर किए। अभी तक हम सहयोग दे रहे हैं। बहुत हालत ख़राब है। जब तक यहाँ स्टाफ कोई नहीं आवेगा हम भी कब तक सहयोग देंगे। फ्री में सहयोग देते हैं। फ्री में कर रहे हैं। सरकारी उदासीनता और स्टाफ की कमी की वजह से पुस्तकालय में किताबों की सही देखरेख नहीं हो रही। ऐसे में इस ऐतिहासिक पुस्तकालय के अस्तित्व को बचाने की जरूरत है ताकि पाठकों को इसका लाभ मिलता रहे। पूर्णिया से प्रवीण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।